किशन पटनायक समता ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित किशन पटनायक को याद करते हुए आज इस स्मृति दिवस पर आयोजित इस संगोष्ठी में उड़ीसा के बरगढ़ जिले से लेकर आसपास के कई जिलों से आए हुए किशन जी के चाहने वाले, उनके विचार और सपनों को जीने वाले, उस समाजवादी ख्याल को आज भी अपनी जिद के साथ आगे बढ़ाने वाले आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। मैं सबसे पहले किशन पटनायक समता ट्रस्ट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना बड़ा दिन इतने बड़े मंच पर किशन जी को याद करते हुए व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। और आज का दिन मेरे लिए क्या है, मैं यहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। जैसे किसी बहुत विशाल वृक्ष में किसी टहनी के किनारे पर लगा कोई पत्ता अपनी जड़ को याद कर रहा है, वैचारिक जड़ों से जुड़ रहा है, मैं किशन जी को याद करते हुए वैसा ही महसूस कर रहा हूं। किशन जी से मेरा वास्ता, जैसा कि आदरणीय लिंगराज जी ने बताया भी, मेरे पिताजी के जरिए हुआ और अब तक के मेरे सामाजिक जीवन में आज का दिन इसलिए भी बहुत खास है कि मैंने बचपन में बहुत छोटा था, जब मैं 1996 का कोई महीना था, गर्मी के दिन थे, और किशन जी को एक कार्यक्रम के सिलसिले में आजमगढ़ आना हुआ था। पूर्वांचल का आजमगढ़ का वो एक छोटा सा गांव, जिले पर अपनी बैठक, अपना कार्यक्रम करने के बाद मेरे पिताजी के न्योते को स्वीकार करते हुए किशन जी हमारे घर आए, रात भर रुके। जितनी स्मृति मेरे पास है, मैंने एक तस्वीर लिंगराज दा को भेजी थी, फिर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया कि मेरे लिए मेरे पिताजी के साथ आज की तस्वीर जो सबसे यादगार, सबसे भावुक करने वाली लगती है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो किशन जी बैठे हुए हैं और उनके पास में मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। इसलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत भावुक करने वाला दिन है। तब मैं बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। किशन जी के साथ उनके चाहने वाले कई लोग आए, फिर जब रात में रुके तब भी कई लोग थे, आसपास के लोग बैठ करके बहुत देर रात तक बातें करते रहे। मुझे कुछ याद नहीं है, केवल इतना याद है कि हां कोई बहुत बड़ा शख्स था, लेकिन उसके बड़प्पन को मैंने इस तरह से नहीं नापा कि लाल नीली बत्ती की गाड़ियों का काफिला है, कोई भारी भरकम पुलिस की सुरक्षा है, या चाहने वालों का हुजूम जो जय जयकार लगा रहा हो। इसमें से कुछ भी नहीं था। किशन जी की शख्सियत में ही कुछ ऐसा था, इतनी सादगी, सहजता, सहृदयता, और ऐसा लगा कि सब उनसे बैठकर यूं बात कर रहे हों कि कोई बहुत बड़ा, कोई वाकई संत हो, बाकी लोग चुपचाप बस उसे सुन रहे हैं। हालांकि जब मैं 2025 में संत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे पता है कि इसका कितना बड़ा जोखिम है कि एक से एक पाखंडी भी आजकल संत बने घूम रहे हैं।
ऐसे विपरीत वक्त में भी सियासत में कोई वाकई अपने मिजाज, अपने विचार, अपने जीवन शैली में किसी मूल संतई को जीता हो। और जब मैं संत कह रहा हूं तो आदरणीय लिंगराज जी ने बताया कि मेरा हिंदी साहित्य पर, मैं उसी का विद्यार्थी रहा और भक्ति आंदोलन पर काम है। और आज भी मैं पूरे हजारों साल के भारत के इतिहास में जिस एक शख्स को सबसे ज्यादा शिद्दत से अपने नायक के तौर पर याद करता हूं, वो संत कबीर हैं। इसलिए मुझे संत कबीर के लिहाज के संत, जब मैं कह रहा हूं, योगेंद्र यादव जी पिताजी के साथी हुआ करते थे, पुराने लोग बैठे हैं, सब जानते होंगे। मेरे पिताजी जब बाद के दिनों में, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंच गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी करने के बाद, और धीरे धीरे अपने समाज को, अपने संस्कृति को, विचारधारा को पढ़ना समझना शुरू किया, और जब जब मुझे लगा कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात है जो हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती। जैसे किशन जी को मैं आते समय कई लोगों से पूछा, क्या किशन जी की याद में सरकारों ने कोई एक जगह भी बनाई, कोई एक प्रतिमा भी बनाई, कोई एक फेलोशिप चलाई? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो धन्यवाद देता हूं किशन पटनायक समता ट्रस्ट का और आप सब लोगों का, जो अपने विचारों और ख्यालों में आज भी किशन जी को जिंदा रखे हुए हैं। इससे बड़ा सम्मान उनके लिए और कुछ नहीं। तो बाद के दिनों में जब मैं अपने पिताजी से ये समझदारी धीरे धीरे मैं भी सीख रहा था, तब मैं उनसे मिलता था। और आज भी मेरे पास मेरे पिता की डायरी है, जिसमें वो उस जमाने में जो भी आंदोलन चलते थे, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, छात्रों नौजवानों का, हाशिए पर ढकेले गए लोगों का, अपने इलाके के मुसलमानों पर कोई अत्याचार हो, हालांकि तब विपरीत परिस्थितियों में भी उस तरह का माहौल नहीं था। वो वक्त वो नहीं था जब किसी के फ्रिज में क्या रखा है इसको देख करके कोई हत्या कर देगा। एक भीड़ आएगी और दाढ़ी टोपी देख करके आपको मार देगी। उस वक्त के बावजूद मेरे पिताजी के जो सबसे अच्छे मित्र थे उनका नाम था डॉक्टर वसूल हसन, और वो डॉक्टर वसूल हसन, डॉक्टर बीएन गौड़, बनारस से हमारे एक पिताजी के सबसे करीबी दोस्त थे अफलातून जी। वो लोग घर आया करते थे और हमारे घर वाले कोई समझ नहीं पाते थे कि ये लोग कौन सी बातें करते हैं। कभी कार्ल मार्क्स की बात करते थे, कभी भगत सिंह की जात के बारे में चर्चा होती थी, कभी डॉक्टर लोहिया की किसी किताब पर चर्चा होती थी, और कभी किशन पटनायक के विकल्पहीन नहीं है दुनिया जैसे सपनों को जीने के लिए उस छोटी सी बैठक में बातचीत होती थी। बाद के दिनों में मैं जब इसके बारे में किससे पूछता था पिताजी से, हालांकि मेरे पिताजी 2015 में फिर गुजर गए, नहीं रहे, और मुझे अफसोस है कि आज का दिन अगर वो होते तो मेरे अब तक की किसी बात पर शायद इतने खुश न हुए होते जितना आज के इस दिन खुश होते जब मैं किशन जी को याद करने यहां खड़ा हुआ हूं। कैफी आजमी ने लिखा है कि आत्मा मरती नहीं, रूप बदल लेती है, धड़कन जा छिपती है सीने की उस सीने में। कोई अगर होगा कोई आत्मा जैसी चीज, हालांकि मैं तो बहुत मानता नहीं ये सब, लेकिन जहां भी होंगे उन्हें खुशी होगी कि मैं उनके दिखाए रास्ते पर थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं चलने की, क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे वो किशन जी हों, चाहे मेरे पिताजी हों, वो लोग इतने ईमानदार थे अपने विचार और ख्याल को लेकर। वो केवल भाषणों में अच्छा बोलते नहीं थे, वो अपने जीवन में उसे उतारते थे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उनसे थोड़ा बहुत कुछ सीख सकें। इसलिए मैं अपने पारिवारिक जुड़ाव से किशन जी को थोड़ा सा याद करना चाह रहा हूं। बाद के दिनों में हमने किशन जी को पढ़ना शुरू किया। जब पिताजी कई बार कहते थे कि तुम 2014 में एक आंदोलन हुआ था, और मैं बधाई दूं अपने विषय पर आने से पहले कि हमारे अमिया भाई ने, अमिया पांडव जी ने एक मिशन की तरह मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी का उड़िया में अनुवाद किया। बहुत लंबे समय से, बहुत शिद्दत से मैं आपके बहाने
मैं कोशिश करूंगा कि इस किताब की अहमियत क्या है और क्यों मैं इस किताब को याद कर रहा हूं। चाहे वो अपर्णा जी हों और विजय जी, उन दोनों को मेरा धन्यवाद आपके जरिए पहुंचे जिन्होंने अनुवाद किया है उड़िया में और प्रकाशित किया है। क्योंकि इस किताब के शुरुआती पन्नों में मैंने ये बात लिखी है कि एक किसान परिवार का, पहली पीढ़ी का एक बच्चा जिसके पूर्वज अधिकांशतः पुश्तैनी पेशे करते रहे, उनको शिक्षा का मौका नहीं मिल पाया। जब उनमें से किसी को, मेरे पिताजी कहा करते थे, इस किताब में अक्सर आपको मेरे पिताजी का अक्स दिखेगा कि हम जैसे लोग थोड़ी सी हिम्मत कर पा रहे हैं। लिंगराज जी ने कहा कि मैं 14 साल लगभग दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर था, एडहॉक बेसिस पर था। मेरे सामने ये साफ परिस्थितियां दिख रही थी कि जिनकी हुकूमत है उन्हें मेरा बोलना पसंद नहीं आता। इसलिए मैंने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। और जी हजूरी तो हमने अपने विचार में कभी सीखी ही नहीं। लेकिन उस समय केवल एक चीज मेरे पिताजी की याद आती थी कि कभी अपने विचारों से समझौता मत करना। एक ही नौकरी तो है, जाने कितने लोग बिना नौकरी के गुजारा कर रहे हैं। अगर एक नौकरी के लिए तुमने अपने उसूलों से समझौता कर लिया, रीढ़ बेच दी, तो फिर पता नहीं मैं आंख में आंख मिला भी पाऊंगा कि नहीं। और मैं यकीन दिलाऊं, अगर मैं अपनी नौकरी के लिए अपने विचारों समझौता करता तो आज किशन जी को याद करते हुए उनके मंच पर कभी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता। आज मैं हिम्मत कर पा रहा हूं क्योंकि उन लोगों ने हमें यह सबक सिखाया है, और सिखाया है इस बात के लिए कि बेबाकी से अपनी बात कहना। क्योंकि लोगों ने सोचा था कि नौकरी से निकाल देंगे तो चुप हो जाएगा, डर जाएगा। हमने भी तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। और यही सिखाया उन लोगों ने जो बड़े कामयाब नेता नहीं हो पाए, लेकिन उसूलों से आज भी वो हमारे नायक हैं। इस किताब में मैंने वो बात शुरुआती पन्नों में दर्ज की है कि मेरे पिताजी एक कॉमरेड थे। बाद के दिनों में वो समाजवादी जन परिषद से जुड़े। वो जन आंदोलनों में महीनों घर से बाहर रहा करते थे, और हम में से किसी को समझ नहीं आता था कि वो क्या कर रहे हैं। उनके डायरी के पन्ने, और वो एक अखबार निकालते थे, चर्चा आजकल की, और साइकिल से उसे बांटा करते थे। आज जब मैं उन पन्नों को पलटता हूं तो मुझे यह यकीन होता है कि उधर के साथी जानते होंगे कि चंद लोग उस इलाके में जहां आज भी अंधविश्वास, पाखंड, सांप्रदायिकता और राजनीति का वह स्तर आ गया है जहां सबसे ज्यादा पतन हो गया, उस जगह पर कोई पिताजी की तरह किशन जी को बुला रहा हो, और कभी डंकल प्रस्ताव के खिलाफ तो कभी मंडल आंदोलन के समर्थन में, कभी सांप्रदायिक रथ के सामने चुनौती बनकर, तो कभी किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए, लाठी खाते हुए मेरे पिताजी लड़ते हुए किशन जी को हमें विरासत में सौंप के गए। इसलिए मैंने इस किताब में बाकायदे ये बातें दर्ज की हैं कि हमने जब पढ़ा 2015 के आसपास, यूपीएससी की तैयारी करने गया था, फिर छूट गया। वो मोह लगा कि उधर वो हमारे मिजाज की नौकरी नहीं है। पहली किताब जो हमने पढ़ी किशन जी की, उसी का नाम था विकल्पहीन नहीं है दुनिया। और मुझे लगता है सर 10 साल हो गए उस किताब को पढ़े। 10 साल बाद जहां मैं खड़ा हूं, मुझे लग रहा है किशन जी की बात कितनी सही है कि वाकई उसूलों के लिए, विचारों पर समर्पित लोगों के लिए विकल्पहीन नहीं है दुनिया। बहुत सारे विकल्प हैं और हम विकल्पों पर खड़े होकर लड़ेंगे। उसी दरमियान बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी थी। वहां से मैं अपने विषय पर आ रहा हूं, क्योंकि उसी में से जो मेरी प्रिय किताब है, मैंने अपने YouTube चैनल पर एक बार उस किताब के बारे में समीक्षा भी की थी कि भारत शूद्रों का होगा। पिछले 10 साल में हमने जो पढ़ा, समझा, देखा और उसे जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिस समाजवाद का नारा हमारे उत्तर भारत में सुनाई देता था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विरासत से, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी। पुराने लोग सब जानते होंगे, एक नारा लगा कि संसोपा ने बांधी गांठ,
पिछड़ा पावे 100 में 60। और पिछड़े वर्ग में अधिकांश किसान जातियां आती थी। जैसे पतली सी एक किताब थी, जब किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा था और हम लोग उस किसान आंदोलन में, मैं उस रात भी सिंघू बॉर्डर पर था। आज भी आप मेरे फेसबुक लाइव पर जाएंगे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हुआ करता था और किसान आंदोलन में किसानों के बीच खड़ा था। और ठीक उस रात, जिस रात लाठी चला करके उस किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई, और उस दरमियान जब मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मेरे हाथ की किताब आई, किसान आंदोलन दशा और दिशा, जो किशन जी की किताब है। और हमने वो उससे बहुत सारी बारीकियां सीखी। चूंकि यहां विषय दूसरी पुस्तक पर है तो मैं उस पर लौटूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि किशन जी को चाहने वाले उन तमाम किताबों को पढ़े होंगे और पढ़ रहे होंगे। हमें एक साथी हमारे प्रोफेसर साहब मिले, उन्होंने भी बताया कि उनके तमाम लेखों को संकलित किया गया। मैं जब 2014 के सीसेट आंदोलन में, आप किताब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, मैं अपने पिताजी के पास पहुंचा और वो विकल्पहीन नहीं है दुनिया किताब ले जाकर बोला कि ये वही किशन पटनायक जी हैं जो हमारे घर आए थे, जिनके बारे में आप बात करते हैं। उस दिन मेरे पिताजी बहुत खुश हुए थे कि तुम अब सही जगह पहुंच रहे हो, और वो किताब मेरे लिए एक नजीर की तरह है। और मेरा मन है, मेरा शौक होता है इस तरह के आयोजनों में जब भी जाता हूं तो आयोजकों से भी गुजारिश करता हूं कि इस आयोजन में, चूंकि ये तो समाजवादी लोगों का आयोजन है, इसकी तो बात ही क्या, जनवादी गीत शुरू में ही कह रहे थे कि हमारा नायक कोई है तो वो किशन जी की तरह है। किताबों का स्टॉल जरूर हो, लोग किताब लेकर जाएं। हम सब बने हैं तो कलम और किताब से ही बने हैं, वो किताबें ही हमें यहां तक पहुंचाई हैं। और तब मैंने ये जब किताब पढ़ी कि भारत शूद्रों का होगा, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे जिनके बारे में भी चर्चा हो रही थी, प्रेम सिंह, उन्होंने भी वो बात दर्ज की। लेकिन मुझे लगता है कि किशन जी को इस देश के लोग अभी पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए। लिंगराज जी की इस बात से मैं सहमत होते हुए यहीं से विषय पर लौट रहा हूं कि उन्हें केवल किसानों का या समाजवादी जन परिषद का एक नेता मानना, या राजनीति में एक ऐसा संत मानना जो केवल लोहिया के विचारों को जीता हो, केवल कहता नहीं हो, जीता हो उसे। एक जगह मैंने पढ़ा किसी संस्मरण में कि डॉक्टर लोहिया से पूछा गया कि आपकी सबसे प्रिय पुस्तक या सबसे प्रिय शिष्य कौन है, तो उन्होंने किशन जी की तरफ इशारा किया था। डॉक्टर लोहिया भी जब गुजरे तो उनके पास कोई बैंक खाता नहीं था, एक संदूक, ओंकार शरद अपनी जीवनी जो लिखी उन्होंने डॉक्टर लोहिया की, उसमें बाकायदे वो बताते हैं कि वही धोती कुर्ता 2-4, एक डायरी और कुछ किताबें। मुझे पता नहीं, साल 2004 में जब किशन जी गुजरे तो मैं 12वीं का विद्यार्थी था। मैं उम्मीद करता हूं, कई बार अक्सर लगता है, जैसे संत कबीर के बारे में जब पढ़ता हूं तो मुझे अक्सर लगता है कि हम लोग बहुत देर में पैदा हुए, हमने अपनी आंखों से संत कबीर को नहीं देखा, फूले अंबेडकर पेरियार को नहीं देखा, भगत सिंह को नहीं देखा, लोहिया को नहीं देखा। मगर आज यहां खड़े होकर इतना सुकून है कि हां, आने वाली पीढ़ियों को मैं बताऊंगा कि एक बार मैंने अपनी आंखों से किशन पटनायक को देखा था। फिराक गोरखपुरी ने एक शेर लिखा, मैं उसे बदल के कहूं कि आने वाली नस्लें तुमसे रश्क करेंगे हम असरों, जब वो ये जानेंगे कि तुमने किशन पटनायक को देखा था। इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति की पूजा की तरफ हम जाएं। शायद किशन जी होते तो ये बात सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगता कि यहां बात किसी व्यक्ति की नहीं है, उसके विचारों की है। किशन पटनायक अपने पूजे जाने या अपने उस तरह से याद किए जाने के खिलाफ होंगे कि लोग ये कहें कि वो बहुत बड़े थे। नहीं, किशन पटनायक शायद अपने याद किए जाने को तब बहुत खुशी से, शिद्दत से महसूस करेंगे जैसे समता ट्रस्ट ने विषय रखा कि भारत शूद्रों का होगा, तो वो शूद्रों का भारत और भारत का संविधान। आज संविधान खतरे में है। किशन जी के उस किताब पर आऊं, मैं एक कोटेशन पढ़ना चाहता हूं ताकि विषय को समझने में और सुविधा हो। और मैंने आज सुबह ही वो कोटेशन, जो मेरा बहुत प्रिय है, मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी किया था, अपने वैचारिक पुरखे को याद करते हुए। किशन जी लिखते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती संघ है। और उन तमाम समाजवादी लोगों को मैं याद करता हूं जो ये पहचानते थे कि आरएसएस कितना बड़ा खतरा है,
किशन जी को याद करते हुए कम से कम इतनी हिम्मत हम लोग करेंगे कि यह बात जिसे आज कहने में डर लगता है, लेकिन हम तो कहेंगे, क्योंकि समाजवाद का तकाजा क्या है। हमने उत्तर भारत के समाजवादी आंदोलन में 100 साल में यह पढ़ा कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। ये समाजवादी आंदोलन के नारे हुआ करते थे। समाजवादी आंदोलन एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जिसमें समता, संपन्नता, न्याय, सुरक्षा जाति और मजहब देखकर न तय हो। और कुछ लोग इस मुल्क को ऐसा बनाना चाहते हैं एक धर्म का राष्ट्र बन जाए, मुट्ठी भर जातियों के हाथ में सब कुछ चला जाए और बाकी लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा रहें और शुक्र मनाएं कि वो इस हुकूमत में भी जिंदा हैं। आप सोचिए कि फासिस्ट सरकारों का सबसे बड़ा रोल यह होता है कि वो आपको इतने हमले करती है चारों तरफ से कि एक वक्त आप जिंदा रहने को ही अपना सबसे बड़ा अधिकार समझते हैं। और दुनिया भर में फासिस्ट लोगों के सामने ये रहा है। किशन जी एक किताब में धर्मनिरपेक्षता का घोषणा पत्र में लिखते हैं कि अंततोगत्वा संघ परिवार की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियों का लक्ष्य समाज में ब्राह्मणवाद को पुनः स्थापित करना है। मैं एक ऐसे विचारक को याद कर रहा हूं जिसके भाषा में, चिंतन में लाग लपेट नहीं था कि थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी। बहुत सारे लोग समाजवादी बाद में नहीं वो उस रास्ते पर चल पाए और समाजवादी लोगों का एक बड़ा धड़ा तो आज उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन में है जिन्होंने इस मुल्क को इतने खतरे में पहुंचा दिया है। किशन जी लिखते हैं कि ब्राह्मण, बनिया, राजपूत जातियों का एक स्वाभाविक आकर्षण इन नीतियों के प्रति होता है। यह सही है कि कई बार राजपूत और यादव, कायस्थ और कुर्मी समान रूप से मुसलमान विरोधी यानी सांप्रदायिक दिखाई देते हैं, लेकिन गहराई में जाने पर पिछड़ों और दलितों का सांप्रदायिक विद्वेष बहुत सतही है। ब्राह्मणवादी विचारों के हिसाब से ब्राह्मण ही पूरी तरह हिंदू है या फिर द्विज जातियां, शूद्र जातियां अपेक्षाकृत कम हिंदू हैं और दलितों का हिंदुत्व तो नगण्य है। अतः आज जिस दल का नेतृत्व जितना द्विज प्रधान होगा, सांप्रदायिकता के मुकाबले वह अपने को उतना दुविधाग्रस्त पाएगा। मुझे याद है किशन जी का एक लेख है, विषयांतर हो जाएगा इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं। किशन जी बाकायदे इस बात को भारत शूद्रों का होगा किताब में लिखते हैं कि अगर आप जिन कृषक जातियों को शूद्र कहा जाता है उनको हिस्सा, सम्मान, अधिकार और बराबरी नहीं देंगे तो यह भारत चल नहीं पाएगा। कारपोरेट पूंजी और ब्राह्मणवाद का गठजोड़ है भारत में। और किशन जी वो मौलिक समाजवादी चिंतक थे जो कारपोरेट पूंजी के द्वारा पैदा हुई आर्थिक विषमता और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था से पैदा हुई सामाजिक विषमता को बराबर का खतरा मानते हुए एक जमीनी समाजवाद की बात किया करते थे। और इसलिए मैं उस किताब को बहुत शिद्दत से पढ़ता हूं, भारत शूद्रों का होगा। किशन जी ने एक छोटा सा लेख लिखा है, आरक्षण विरोधी। इस लेख का मजमून ही यह है, श्री आरक्षण विरोधी जनेऊधारी कंप्यूटर विशेषज्ञ। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। श्री आरक्षण विरोधी जनेऊधारी कंप्यूटर विशेषज्ञ। मैं जब यह लेख पढ़ा सर तो मुझे लगा कि इस देश की कथित मुख्यधारा की राजनीति में क्यों किशन पटनायक केवल एक बार सांसद बने 62 से 67 तक? क्यों उसके बाद उन्होंने वो समझौता नहीं किया, जो कर लेते तो और सांसद बन जाते। अगर वो सांसद बड़े बन गए होते तो इतना मारक और सीधा लेख कभी नहीं लिख पाते कि जो कंप्यूटर है उसको मानने वाला विशेषज्ञ कंप्यूटर का वो भी जनेऊ पहनता है। दुनिया में जब तकनीकी क्रांति आई तो उससे खोज हुई ग्रहों की दशा, मौसम का विज्ञान, जमीन से लेकर खनिज तक। भारत में कंप्यूटर आया तो सबसे पहले उससे कंप्यूटरी जन्म कुंडली बनाना शुरू हो गया था।
जन्म कुंडली घोर तकनीकी और विज्ञान विरोधी बात है। और भारत में जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर से जन्म कुंडली बनने लगी। उस समाज के भविष्य के खतरे को किशन जी पहचानते थे। तकनीकी आएगी तो आईफोन अगर किसी दिन भगवा कलर का आ जाएगा तो राज्यसभा का सांसद कहेगा कि ये मोदी जी हैं इसलिए संभव हुआ कि आईफोन भी भगवा कलर का आ गया। बाजार के चरित्र को वो नहीं समझ पा रहे हैं। किशन पटनायक अपने उस लेख में लिखते हैं कि ये अधिकांश जातियां जो आज तक आरक्षण को तार्किक रूप से स्वीकार नहीं कर पाई, वो क्या समता का भारत बनाएंगी। और यही चिंता किशन जी की भारत शूद्रों का आयोग किताब में बुनियादी चिंता है। आज भी साहब पढ़े लिखे विद्वान लोगों, उड़ीसा के आप सब बहुत विद्वान लोग हैं, किशन जी को याद करने आप आए हैं। एक सवाल मेरा, आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अधिकांशतः उन्हीं घरों में क्यों है जो दलित समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं? यह चिंता हमारी होनी चाहिए। हमारे विषय में संविधान है। आज मुझे विषय दिया गया ट्रस्ट की तरफ से कि शूद्रों के भारत का सपना संविधान के साथ जोड़कर बताइए। मैं इस किताब में भी मैंने लिखा है साहब, प्रोफेसर की डायरी हिंदी में भी है, अगर मन करे तो पढ़िएगा। मैंने एक बात लिखी कि अगर इस देश में संविधान न होता तो मंडल कमीशन ना होता, संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं आजमगढ़ के किसी कोने पर आज भी गाय भैंस चरा रहा होता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप करके दिल्ली यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाता। क्योंकि पुरखों ने भी बहुत त्याग किया कि वो भी चाहते थे पढ़ना। अपवाद तो बहुत होता है साहब, अपवाद में तो कोई कुछ भी बन जाए। भारत के संविधान ने क्या दिया? संविधान नहीं था तब भी एक खटिया थी। खटिया समझते हैं? चारपाई, तखत, कुछ भी कह लीजिए। संविधान नहीं था तो भारत कैसा था? तखत थी, उसे बनाने वाला भी था, उसको सजाने वाला भी था, लेकिन वो उस पर बैठ नहीं सकता था। उस पर बैठने का हक और अधिकार उन्हीं लोगों ने अपने लिए महफूज किया था, जिसे किशन पटनायक अपने लेख श्री आरक्षण विरोधी जनेऊधारी कंप्यूटर विशेषज्ञ में लिखते हैं कि उन लोगों ने अपने को श्रेष्ठ बना दिया था क्योंकि हम मुख से पैदा हो गए। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होता है, अकेला देश भारत है जिसमें कोई मुख से भी पैदा हो सकता है। और आज जब मैं यहां आ रहा था तो आदरणीय लिंगराज जी ने बताया कि हम लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि जिले इलाही आए हुए हैं। जिले इलाही मतलब समझ रहे हैं? अब इस मंच से किशन जी के नाम लेंगे, उनका नाम क्या ही लेना। मुझे कई बार अफसोस होता है कि जहां मैं जाता हूं वहां पहले ही पहुंच जाते हैं। उनको डर है विचारधारा से कि संविधान की बात करने वाले इस देश के सबसे बड़ा खतरा है उनके नाम में। आपने कभी सोचा हम संविधान पर बात करेंगे? दुनिया में आज तक किसी देश के पास इतना खूबसूरत संविधान नहीं है, लेकिन दुनिया का कोई देश आज तक ऐसा नहीं होगा जिसकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपने नेताओं से कहलवाती हो कि अब की बार 400 पार, ताकि भारत का संविधान बदलना है। क्या कहीं दुनिया आपने सुना? क्या उन 5-7 नेताओं और हजारों लोगों पर उस पार्टी ने कोई एक्शन लिया कि तुम संविधान को बदलने की बात क्यों करते हो? उस संविधान में ऐसा क्या है जिसे तुम्हें बदलने की जरूरत पड़ती है? जब पॉलिटिकल लोगों से वो बयान नहीं दिलवा पाते और उन्हें समझ में आ गया कि संविधान बदलने का विमर्श करना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इस देश के SC ST OBC किसान कमेरा मेहनत का सोशलिस्ट लोग एकजुट होकर के संविधान की हिफाजत में खड़े हो जाते हैं, तो जिले इलाही माथे से उसकी किताब पर झुक करके प्रणाम करते हैं। देखा आपने इस बार भी वसीम बरेलवी ने एक शेर लिखा है कि ये सारा जिस्म दब कर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। तो संविधान के सामने सजदा करके उन्होंने ये पैगाम दिया कि नहीं, हम तो संविधान से चलते हैं, संविधान ही सब कुछ है। लेकिन अपने बाबाओं को, कथावाचकों को इस देश में छोड़ रखा है जो कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बताइए, हिंदू राष्ट्र बनना संविधान सम्मत बात है?
उड़ीसा के बुद्धिमान लोगों, आप जरा सोचकर बताइए, क्या भारत के संविधान में एक धर्म का राष्ट्र बनने का कोई एक वाक्य भी लिखा है? यह देश का संविधान सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक है। अब मैं आता हूं भारत शूद्रों का होगा किताब के कुछ रेफरेंसेस से, जिससे मैं यह समझाने की कोशिश करूं अपने को कि हिंदू राष्ट्र की बात करने के खिलाफ सबसे बड़ा आइकॉन जो खड़ा हुआ, 1940 में एक किताब लिखी, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उस किताब में लिखा कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म समानता विरोधी है, स्वतंत्रता विरोधी है, वो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। इसलिए किसी भी कीमत पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। रेफरेंस दे रहा हूं ताकि कोई मुकदमा करने के लिए सोचे कि मैं बोल रहा हूं। उस किताब का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पब्लिशिंग डेट है 1940 और राइटर का नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने यह चेतावनी इस देश को पहले ही दे दिया था। और आज इस देश में कहा जाता है कि संविधान बदलना है और किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि अयोध्या का सांसद वो था, वो भी बोला था कि 400 सीट होगी तो संविधान बदल लेंगे। उत्तर प्रदेश के समाजवादियों ने एक पीडीए नारा बनाया और अयोध्या में ही उनको हराया और आज संविधान बदलने का सपना उनका ध्वस्त कर दिया। शूद्रों का भारत कैसा होगा? किशन जी अपनी पूरी लेखनी में बार बार यह जिक्र करते हैं, शूद्रों का भारत मतलब आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को समता, न्याय और सम्मान हो। और समाजवादी विचार क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी। अमूमन बहुजन लोग ये समझते हैं, नीला गमछा मुझे मिला और यहां का संबलपुर का अपना गमछा, सर ये लोक संस्कृति। मैं यहां से एक गुजारिश करूंगा, केवल जातियों के गठजोड़ से हुकूमत पानी होगी कि शेड्यूल कास्ट की जातियों को जोड़ लें, केवल ओबीसी की जातियों को जोड़ लें तो हुकूमत तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि फिर एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जाति बताई जाएगी और उसकी आड़ में मणिपुर को जलाया जाएगा या हसदेव के जंगलों को काटा जाएगा और आदिवासियों के जंगलों को अडानी को बेचा जाएगा। और राष्ट्रपति कौन होगा? पहली महिला आदिवासी। अगर आप केवल जाति देख करके अपने नेता चुनेंगे तो राष्ट्रपति बनाया जाएगा दलित। और यहीं जगन्नाथपुरी, इसी उड़ीसा में राष्ट्रपति से तो बड़ा पद कोई नहीं। और राष्ट्रपति जब वापस लौटे तो राष्ट्रपति भवन ने चिट्ठी लिख करके जगन्नाथपुरी के डीएम को कहा कि राष्ट्रपति के साथ जातिगत अपमान हुआ है, गूगल करके पढ़िएगा। इस देश में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय जब किया गया तब इस देश के राष्ट्रपति दलित थे। इस देश के राष्ट्रपति जब मुसलमान थे तो गुजरात में क्या हुआ यह आप जानते हैं। इस देश के राष्ट्रपति यानी चेहरे आपको रबर स्टाम्प की तरह दिखाए गए। इसलिए बहुजन समाज से आए मेरे लोगों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों, मुझे लग रहा है कि संविधान को बचाने के लिए जाति के आधार पर नेता मानने का अगर भ्रम और गलती हमसे होगी तो वो आरएसएस वाले सबसे ज्यादा हमारी जाति के लोगों को आजकल जगह दे रहे हैं। अगर उनको हम अपना मानेंगे तो विचारों से समझौता हो जाएगा। किशन जी अपनी किताब की प्रस्तावना की भूमिका में लिखते हैं कि भारत की वर्तमान सत्ता, भारत शूद्रों का होगा में भूमिका में ही किशन जी उसके प्रस्तावना वाले लेख में लिख रहे हैं, क्योंकि वो तो लेखों का संकलन, कि भारत की वर्तमान सत्ता सामाजिक असंतुलन से पैदा हुई विषमता को एड्रेस नहीं कर रही है और शोषितों की स्थिति। मुझे बड़ा अच्छा लगा किशन जी अपनी किताब में बार बार शोषित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये टर्म जो होते हैं वो लोगों को जोड़ते हैं। बहुजन, लोहिया ने भी कहा था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। पिछड़ा की बात करना एक अलग बात है, और बहुजन शब्द में 85% लोगों को जोड़ा गया।
उत्तर भारत में एक सोशलिस्ट नेता हुए जगदेव प्रसाद, बिहार लेनिन उन्हें कहा जाता था। उन्होंने एक नारा दिया कि जैसे डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, तो जगदेव बाबू ने कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहां मैं उस समाजवाद की बात करता हूं जो किशन जी अपने किताब में बार बार कह रहे हैं कि शूद्रों का भारत कैसा होगा। जब जगदेव बाबू कह रहे थे कि धन धरती और राजपाट, संपत्ति का बंटवारा हो, आर्थिक गैर बराबरी इतनी ज्यादा। मैं एक रिपोर्ट अगर आपसे शेयर करूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप उसको अपने से पढ़ लेंगे, मिल जाएगी गूगल पे। मैं उसका क्रक्स बता रहा हूं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है 2022 की, 23 में पब्लिश हुई। इस देश की 1% पॉपुलेशन के पास 73% रिसोर्सेज यानी संसाधन का कब्जा है। 3% संसाधन 50% आबादी के पास है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने जब उसको जनरलाइज करके डेटा एनालिसिस किया तो कहा कि 100% आबादी में 90% आबादी के पास 10% रिसोर्स है और 10% आबादी के बाद 90% रिसोर्स है। आसान भाषा में तो कहें 100 रोटी 100 खाने वाले, 10 रोटी पर 90 लोग गुजारा कर रहे हैं और 90 रोटी केवल 10 आदमी खा रहा है। यह आर्थिक विषमता सामाजिक न्याय और समाजवादी विचार की सबसे बुनियादी दिक्कत है। किशन पटनायक जी अपनी किताब में यह लिखते हैं कि बाकायदे शूद्र वर्ग में आता कौन है? वे जातियां जिनको ऐतिहासिक रूप में शोषण और वंचना का शिकार बनाया गया, शिक्षा संसाधन सम्मान से वंचित किया गया। कृषक जातियों में अधिकांश आबादी उन्हीं की है। हस्तशिल्प कुटीर उद्योग उन्हीं के हैं। 1990 में जब नव उदारवादी नीतियां आईं, मशीन आया जिसके बारे में उन्होंने दूसरे लेख में लिखा, कंप्यूटर विशेषज्ञ श्री जनेऊधारी, कंप्यूटर भी चलाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं। आपको बताऊं उड़ीसा के लोगों, एक छोटा सा इतिहास। बिहार में 1933 में एक संगठन बना था जिसका नाम था त्रिवेणी संघ। शायद आप लोग अभी वाकिफ नहीं होंगे उससे। त्रिवेणी संघ जब बना तो 90% कमेरा लोगों की, शोषितों की बात करता था। उसने एक आंदोलन चलाया, पता है क्या? केवल द्विज ही जनेऊ क्यों पहनेगा? इस देश का वंचित भी जनेऊ पहनेगा। और जब जनेऊ पहन करके वो सड़क पर जाने लगे तो उन्हें द्विजों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा और पीटा। तब जाकर के किशन जी अपनी किताब में बाकायदे ये लिखते हैं कि धर्म, संस्कृति और सामाजिक मान्यता, इन 3 चीजों के गठजोड़ ने द्विज जातियों के हाथ में पूरे भारत को सौंप दिया है। शूद्रों का भारत बनेगा कैसे? जब धर्म, संस्कृति, मिथक और मान्यता प्रणाली, इन 4 चीजों को अपने एक चैप्टर में बाकायदे जब वो इतिहास और वर्ण जाति व्यवस्था का उत्पत्ति बता रहे हैं किशन जी अपनी किताब में, तो बाकायदे ये बता रहे हैं कि वर्ण और जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का मूल आधार सामाजिक वंचना था, लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट क्या निकला कि वो आर्थिक वंचना से इस देश के गरीब जातियों को पैदा कर दिया। जैसे मैं एक बात कहता हूं कि इस देश का 3 नक्शा उठाइएगा। पहले नक्शे पर केवल जंगल, हरियाली, दूसरे नक्शे पर खनिज संसाधन और तीसरे पर आदिवासी भरिए। जब तीनों नक्शों को आप एक जगह करेंगे तो पाएंगे कि तीनों नक्शे एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। इसीलिए तो खनिज संसाधनों पर नजर है, तो आदिवासियों को बेदखल किया जाएगा कि तुम्हारा विकास हो रहा है और विनाश होगा कि 10 लाख पेड़ अपने मित्र को जिले इलाही 1 रुपए में 33 साल के लीज पर जमीन बांटेंगे और 10 लाख पेड़ एक बार में काट दिए जाएंगे। किशन जी और उस समय का समाजवाद इस तरह के विकास का विरोधी था। किशन जी अपने इस किताब में बाकायदे ये समझाते हैं कि विकास के इस मॉडल से, नियोलिबरल पॉलिसी से उन जातियों तक तो कोई पहुंचा ही नहीं। अब जैसे इसी बात को मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं जो उस समय के समाजवाद की चिंता थी। 1990 में जब नव उदारवादी नीतियां आई, बाजार खुला। एक जगह किशन जी बहुत शानदार बात लिखते हैं, भूमंडल
और कमंडल को रोकने का काम मंडल और सामाजिक समीकरण कर सकता है। क्या गजब की बात किशन जी ने अपने बात में लिखी कि भूमंडल में भारत ग्लोबलाइजेशन में कंपीट कहां करेगा। अब तो भारत की स्थिति यह है कि एक व्यक्ति जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो भाषण देता था, रुपया ऐसे नहीं गिरता मित्रों, मैं सरकार में रहा हूं, मुझे पता है दिल्ली की सरकार निकम्मी है इसलिए रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में गिर गई, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। और आज वो खुद प्रधानमंत्री बने, रुपया अब तक की सबसे ज्यादा गिरी हुई कीमत पर है, लगभग 89 रुपए $1 में हो गया है। तो वो वहां बैठ करके कहा करते थे रुपए की कीमत गिरती है, प्रधानमंत्री का कद गिरता है। अब तो खैर जब नॉन बायोलॉजिकल कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर उसकी आलोचना ही क्या करेंगे भाई। कोई पैदा होगा तब तो उसका लोग पता नहीं कैसे उनका 17 सितंबर को जन्मदिन मना रहे थे। जो अवतार लेता है उसका कोई हैप्पी बर्थडे कैसे मना सकता है, उसकी आलोचना भी कैसे हो सकती है। वो तो अवतार लिए हैं, खुद ही बोलते हैं। किशन जी ने अपने बाकायदे चिंतन में यह बात कही और भारत शूद्रों के लिए होगा, उसमें भी किशन जी की मूल चिंता यह है कि आर्थिक विषमता एक ऐसे समाज का निर्माण करेगी जिसमें 90 के बाद जब मशीन आया, मशीनीकरण आया, कंप्यूटर आया, तकनीकी आई, तो हाथ से श्रम करने वाले पेशे खत्म हो गए। बहुत गहरी बात वो कहते हैं। हाथ से मेहनत करके जो हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे पेशे, शिल्पकार जातियां थी, हस्तशिल्प की जातियां थी, वो काम तो मशीन करने लगी और मशीन आई तो उसमें रोजगार उन्हें मिला नहीं, तो भयानक बेरोजगारी जो बढ़ी वो शूद्र जातियों में बढ़ी और आर्थिक विषमता आज यहां खड़ी हो गई कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि 90 लोग 10 रोटी पर गुजारा कर रहे हैं। भारत शूद्रों का कैसे होगा। उन शूद्रों को जिले इलाई ने 5 किलो अनाज मुफ्त में रेवड़ी की तरफ बांट दिया है। हालांकि रेवड़ी नहीं कहते, वो दूसरे को रेवड़ी कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारत का संविधान मुझे यह जानने की इजाजत देता है कि वो जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं वे कौन लोग हैं। ये जानना, जैसे ही आप ये एक्सरे करेंगे वैसे ही आपको खुल के सामने आ जाएगा। जब किशन जी अपनी किताब में बाकायदे लिखते हैं कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ही आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण और सामाजिक वर्चस्व के लिए हुई थी, और बाकायदे उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि शूद्र वर्ग में रखे गए जातियों के लोग कौन हैं। किशन जी उस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि धर्म, संस्कृति और सामाजिक मान्यता से वर्ण और जाति व्यवस्था को स्थापित किया गया। अब मैं उसको एग्जाम्पल अपनी भाषा में देता हूं। किशन जी ने उसको बाकायदे कहा था कि मिथक बनाए जाते हैं और मिथक में अलग अलग तरह की कहानियां बना दी जाती हैं और उन कहानियों से मान्यताएं चलती हैं और धीरे धीरे वो मान्यताएं बार बार आपकी आंखों के सामने दिखती हैं तो आपको लगता है कि यही सच है। जब तक गैलीलियो दूरबीन नहीं बनाया था तब तक सबको लगता था कि सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड है, पृथ्वी केंद्रित है, सूर्य चारों तरफ घूम रहा है। अब जब बन गया, आजकल तो ऐसे इस वक्त में हम बात कर रहे हैं, देश का सांसद कहता है कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन। जरा जोर से बोलना आप लोग। मैं तो वैसे ही बहुत विवादित व्यक्ति हूं, 4-5 मुकदमे तो वैसे ही मेरे ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं उड़ीसा के लोग अपडेट हैं कि नहीं। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन, समझ गए, बस मैं नाम नहीं लेने की जरूरत है। क्या तुम अपने बच्चों को किताब में यह पढ़ाओगे। मान लो पहला अंतरिक्ष यात्री तुम्हारा एक मिथक हो गया। हमारे हिंदी में एक कविता लिखी एक कवि ने कि जब हनुमान जी, मतलब सूरज हो धरती से कई गुना बड़ा, तो हनुमान जी के घोंट के कहां रहना खड़ा। इसका मतलब समझ रहे हैं, सूरज अगर धरती से कई गुना बड़ा है तो जो व्यक्ति उसको निगल गया वो निगल के खड़ा कहां था। क्या इस तरह से अंधविश्वास और पाखंड से धर्म और मिथक ने वर्ण और जाति व्यवस्था को स्थापित नहीं किया। मुख से कौन पैदा हुआ, जो श्रेष्ठ है। भुजाओं से कौन पैदा हुआ, जो ताकतवर है। जंघे से कौन पैदा हुआ, जो व्यवसायी है। पैर से कौन पैदा हुआ, जो उत्पादक है और जिसका काम यह सेवा करना। सोचिए, वर्ण व्यवस्था और भारत शूद्रों का होगा में बहुत बारीकी से किशन जी इस बात को पहचानते हैं कि वर्ण व्यवस्था का बंटवारा ही इसीलिए हुआ
कि उत्पादक जातियों को पैर से पैदा बताओगे तो वो पैर में ही पड़ी रहेंगी और गुलामी को स्वीकार किए रहेंगे। सारा वर्ण व्यवस्था का धर्म, और इसी बात को किशन जी अपने उस चैप्टर में जिसमें धर्म, संस्कृति और सामाजिक मान्यता की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मिथकों से इसे स्थापित किया गया। और जब भगवान ने ही आपको, अच्छा जैसे गरीबों को समझा दिया, भाई आप गरीब क्यों पैदा हुए, अंबानी के घर में क्यों नहीं पैदा हुए, क्योंकि पिछले जन्म में आप पाप किए थे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अंबानी और अडानी जो इस जन्म में इतना पाप कर रहे हैं, वो अगले जन्म में किसके घर में पैदा होंगे। ये कहानियां मिथक के जरिए आपके अवचेतन तक पहुंचाई जाती हैं। अब मैं इसका सोशल एनालिसिस करना चाहता हूं ताकि जल्दी से इस बात को आगे बढ़ाऊं। 3000 साल के भारत के इतिहास में शुरुआत जहां से होती है, बुद्ध के बाद पहला वंश जो 16 महाजनपद बनते हैं, और 16, जो जितने लोग इतिहास के विद्यार्थी होंगे वो लोग इस बात को समझ जाएंगे। 16 महाजनपद के बाद बिहार में पहला वंश जो सबसे मजबूत, मगध साम्राज्य का मौर्य वंश। और मौर्य आज किस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, यानी शूद्र में आते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने किताब लिखी है, कभी मौका मिले तो उसको पढ़िएगा, गुलामगिरी। और गुलामगिरी में महात्मा फुले ने इस बात को डिकोड किया है कि ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, ये असल में इतनी अव्यवहारिक है, ये बाहर से थोपी गई है। मौर्य वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश, गुर्जर वंश, चोल, चालुक्य, यादव, देवगिरी के यादवों से लेकर कई जगह, इन जातियों में तो राजा पैदा हुए, शूद्रों को तो राजा बनने का अधिकार था नहीं। तो फिर ये शूद्र राजा कैसे बने, और अगर राजा बन गए तो फिर वो शूद्र कैसे हैं। मैं जब महाराष्ट्र में जाता हूं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गया, तो मैंने वहां देखा कि आदिवासियों के राजा हैं, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह। आजादी की लड़ाई जब हो रही थी, अंग्रेजों से लड़ रहे थे। छत्तीसगढ़ में आप जाएंगे तो एक राजा का नाम सुनेंगे, राजा वीर नारायण सिंह, अगर आपने सुना हो तो आप जानते होंगे, वो आदिवासी थे। रानी दुर्गावती से लेकर के तमाम रानियां जो आदिवासी परिवार में थी, उनका एक गोंड साम्राज्य, भील साम्राज्य था। किशन पटनायक अपनी किताब शूद्रों का भारत में जो स्थापना दे रहे हैं, वो स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस देश में वर्ण और जाति व्यवस्था नैसर्गिक नहीं है, थोपी गई है ताकि बहुसंख्यक आबादी को गुलाम बनाया जा सके, और संस्कृति और मिथक से उन्हें हमारे ऊपर थोप दिया गया। इसीलिए किशन पटनायक ये कहते हैं कि इसका समाधान क्या होगा। तो किशन पटनायक अपनी किताब में कहते हैं कि समाधान तब होगा जब बराबरी आएगी, समता और न्याय आएगा। तो दो चीज अपने किताब में खाका खींचते हैं कि पॉलिटिकल लड़ाई है, एक लड़ाई पॉलिटिकल है और एक लड़ाई पावर की है। पॉलिटिकल लड़ाई कई बार पावर तक पहुंचती है, लेकिन वो सस्टेन क्यों नहीं करती, क्योंकि किशन पटनायक ने तर्क दिया कि 1990 के बाद कई जगहों पर केवल एक एक जातियों की पार्टियां बन गई, और उन जातियों की पार्टियां संरचनात्मक मोर्चे पर बहुत बड़ा कदम नहीं उठा पाई। इसलिए उनकी शक्तियां भी हैं और सीमाएं भी। किशन जी अपने लेख में एक जगह लिखते हैं कि जो पार्टी आरएसएस से डरेगी, बाकायदे नाम लेकर लिखते हैं वो, आप कहेंगे तो उसका रेफरेंस पढ़ के सुनाऊंगा। किशन जी कहते हैं कि जो संघ से डरेगा वो संघ से लड़ नहीं पाएगा, और संघ से लड़ने की क्षमता मौजूदा समाजवादियों में कम दिख रही है। और कैसे, वो योगेंद्र यादव जी एक बात बहुत प्रिय कहा करते थे कि कैसे लोहियावादी, लोहिया जी कहते थे कि 3 तरह के गांधीवादी हैं, कुजात गांधीवादी, बिगड़ैल गांधीवादी, और जो सत्ता में पहुंच गए वो गांधीवादी। तो समाजवाद के भी कई तरह के वारिस हैं। एक सत्ता के केंद्र में रखते हुए जाते हैं, दूसरे वे लोग जो समझौता परस्त हो गए, और तीसरे वे लोग जो सिद्धांतों के लिए लड़ते रहे। किशन जी उस सिद्धांतों के लिए लड़ते हुए अपनी किताब में आगे शक्ति और जाति के संतुलन पर बात करते हैं कि जातियों की संरचना ही ऐसी बनी है कि शक्ति का संकेंद्रण द्विज जातियों के हाथ में आ गया। ब्राह्मणवाद, तो समाजवादियों का नारा मुझे याद आ गया कि ऊंची जात की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम,
छठी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। यह नारा लगा था समाजवादियों के यहां। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन पर मालिक होए, कर खनिया दामों की कीमत आढ़े खर्चे द्योढ़ा हो। क्या क्या नारे की, मतलब आप सोचिए कि लोहियावादी समाजवाद किशन पटनायक तक पहुंचते हुए कैसे इन बुनियादी सिद्धांतों और सवालों को उठाता है कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। और जब आप ये प्रोफेसर की डायरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 2014 में शिक्षा बजट 5.8% था टोटल जीडीपी का, और 2025 का शिक्षा बजट है 2.6%। शिक्षा का बजट आधा कर दिया गया। नारा बहुत बड़ा दिया गया, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन जिसकी खुद की डिग्री का पता नहीं वो इंडिया को पढ़ने कैसे देता। आज दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां मैं 14 साल पढ़ाया, इस किताब को पढ़िएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय को कोर्ट ने निर्देश कर दिया है कि जिले इलाही की डिग्री किसी को नहीं दिखाना है। यह बहुत निजी संपत्ति है। और उन्होंने 18% नहीं 27% जीएसटी लगाने की सपने देखे थे कलम और किताब पर। राजा अनपढ़ होता है तो कलम और किताब पर ही तो टैक्स लगाता है। हीरे पर टैक्स 5% से भी कम है। ट्रैक्टर पर 18% था और फिर 27%। और अब कह रहे हैं जिले इलाही पूरे देश में बधाई बंटवाओ, जाओ और सबको बताओ कि जिले इलाही ने जीएसटी घटा दिया है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुना दूं, आप लोग बहुत मन से सुनने वाले हैं, फिर मैं संविधान वाली बात पर आऊंगा क्योंकि भारत शूद्रों का होगा, उसकी मूल बातें मैंने कह दी। जिले इलाही कह रहे हैं जीएसटी घटा दिया। एक राजा था, उसके दरबार में एक व्यक्ति होटल चलाता था। तो एक दिन गया, जाके कहा कि महाराज ये 5 रुपए की रोटी मैं कब तक खिलाऊं, महंगाई बढ़ गई है, अब रोटी का दाम थोड़ा बढ़ा के 10 रुपए करना चाहता हूं। राजा ने कहा 10 रुपए क्यों करना चाह रहे हो, तुम रोटी की कीमत 30 रुपए बढ़ाकर कर दो। होटल वाला परेशान कि भाई ये क्या हो गया। उसने रोटी की कीमत 30 रुपए कर दी। जनता हाहाकार मचाने लगी, हाय आपके राज में कितना जुल्म हो रहा। रोटी की कीमत 5 रुपए से बढ़कर के 30 रुपए हो गई। अब आंदोलन होने लगा और सब लोग सड़क पर उतर गए, पूरे जनता में आक्रोश। राजा ने देखा कि अब यह सही समय है। फिर एक दिन राजा रात को 8 बजे देश के सामने लाइव आता है और कहता है कि अब से जीएसटी आधा कर दी जा रही है, अब रोटी 30 रुपए में नहीं 15 रुपए में बिकेगी। पूरी जनता जय जयकार मचाने लगती है। देश का राजा कैसा हो, जिले इलाही जैसा हो। होटल वाला जब राजा के पास पहुंचा तो कहा हुजूर ये कैसी राजनीति, मैं तो 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए ही करना चाह रहा था। उन्होंने कहा नहीं तू 10 क्या करता, ले अब 15 रुपया कर दिया। जनता खुश की रोटी का दाम आधा हो गया, होटल वाला खुश की रोटी का दाम 3 गुना हो गया। सब कंफ्यूज हैं कि जिले इलाही वाकई नॉन बायोलॉजिकल हैं क्या कि जीएसटी का दाम घटा दिया। 8 साल आप लूट रहे हो देश को। इसलिए गैर बराबरी की बात जब ये कहते हैं किशन जी, तो अपने किताब के आखिरी में कुछ सलूशन देते हैं। उस पूरे निचोड़ आप निकालेंगे, नेतृत्व, संगठन और आंदोलन। किशन जी कहते हैं कि नेतृत्व ईमानदार हो, विचारधारा से स्पष्ट हो, संगठन मजबूत हो और आंदोलन जमीनी स्तर पर जनता को जोड़ने वाला हो। आदरणीय लिंगराज जी जब ये बात मुझसे कह रहे थे और मैंने बहुत पहले से यह सुना भी, किशन जी एक कामयाब चुनाव जीतने वाले नेता नहीं हुए। किशन जी एक समाजवाद की पाठशाला की तरह ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक हुए कि जिन्होंने पूरे देश में समाजवादियों में नेता पैदा किया। और आज भी उनके चाहने और जानने वाले लोग ये कहते हैं कि उन्होंने जाने कितने लोगों को नेतृत्व क्षमता दी। तो भारत शूद्रों का कैसे होगा, जब भारत के शूद्रों को यह बताया जाएगा कि संविधान क्या है। अब मैं आखिरी में संविधान की बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। हम संविधान की बात उस वक्त कर रहे हैं साथियों जिस वक्त इस देश की सबसे बड़ी सरकार कह रही है, उसके नेता कहते हैं कि इस देश के संविधान से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटा देना चाहिए। आप सोचिए,
वो चाहते हैं कि इस देश का संविधान या देश कम्युनल हो जाए, सेकुलर न रहे, सोशलिस्ट न रहे, ताकि दो दोस्त जो हैं उनकी पूंजी में पूरा देश उनके जेब में कैसे भरा जाए। आपको याद होगा उड़ीसा के लोगों, अभी तो उड़ीसा में भी उन्हीं की सरकार है, ये हमारे अमिया भाव बैठे हुए हैं। जिस दिन से सरकार बनी, आदिवासियों पर अलग हमला, मुसलमानों पर अलग हमला, पिछड़ों पर अलग हमला। ये लिंगराज जी हैं, रास्ते पर हम लोग यही बात करते रहे कि इस पूरे इलाके में, जब बरगढ़ के इलाके में किशन जी रहने लगे थे, तो पूरे इलाके के किसान आंदोलन को कैसे संगठित करना चाहते थे। किसानों की एकता संविधान से बनी। ये तमाम लोग इस तरह से संगठित होते हैं तो संविधान की ताकत से होते हैं, और संविधान की ताकत ये कहती है कि ये देश सेकुलर और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक होगा। अब एक गहरी बात मैं बताऊं, आप लोग जितने लोग हैं वो जानते होंगे, कुछ मूर्खों को यह भ्रम है कि बाद की एक सरकार ने प्रेम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा था। असल में वो इस देश के संविधान को पढ़े ही नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जितने भी अनुच्छेद बनाए उनकी मूल प्रकृति ही सोशलिस्ट और सेकुलर है। अगर जितने मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों को पढ़ लीजिए। समाजवादी भारत का सपना इस देश के मूल अधिकारों में बाबा साहब की अगुवाई में संविधान सभा के लोगों ने ऑलरेडी बना दिया है। धर्म के उपासना की स्वतंत्रता से लेकर हर अनुच्छेद में लिखा हुआ है, लेकिन उनको लगता है कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटा देंगे तो प्रस्तावना बदल जाएगी। मुझे याद आ रहा है एक किस्सा, आखिरी के मुझे लग रहा है 10 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। उस किस्से में संविधान सभा की बहस चल रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब अभी मैं आ रहा था तो वो हीराकुंड डैम पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके और लिंगराज जी ने बताया कि नेहरू जी कहा करते थे कि ये नए भारत के मंदिर हैं। लेकिन नेहरू जी सच्चे सनातनी हिंदू नहीं थे। वो डैम बनाते रह गए, IIT IIM बनाते रह गए, DU JNU और इस तरह की यूनिवर्सिटी बनाते रह गए। अपनी मूर्ति नहीं बनाई और अपने स्टेडियम का नाम नहीं रखा। बाद में लोगों ने लिखा उनके नाम पर बहुत कुछ, लेकिन वो अच्छे नहीं थे। मुझे याद आ रहा है सर, एक दो किस्सा है, समाजवादियों से ज्यादा बेहतर इस किस्से से कौन जुड़ेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक किताब है जो आप सब ने पढ़ी होगी, द गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, भारत विभाजन के गुनहगार। उस किताब में डॉक्टर लोहिया ने जवाहरलाल नेहरू के भीतर भी क्या दिक्कत थी इसको रेखांकित किया है। लोहिया कितने बड़े समाजवादी विचारक थे। 1963 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर रहे थे डॉक्टर लोहिया, तो वो लेख सबको पढ़ना चाहिए जो उनके भाषण का है, जो उनके समग्र में प्रकाशित है। इस देश के गरीब देश का प्रधानमंत्री 25,000 रुपए अपने ऊपर खर्च करता है और गरीब देश के गरीब लोग 2 आना और 4 आना में गुजारा कर रहे हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण मशहूर भाषण है। लोहिया जी आज होते तो देखते कि देश का प्रधानमंत्री केवल 25,000 रुपए एक दिन में खर्च नहीं करता, 10 लाख का सूट भी पहनता है, 1.5 लाख का चश्मा लगाता है, 8 करोड़ की गाड़ी में चलता है, 8,000 करोड़ का अपना जहाज बनाया है। कोविड के बीच में भी अपना घर बनवा रहा था नया 800 करोड़ रुपए का, और फिर भी इस देशवासियों को कहता है मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। लोहिया उस समय कहते थे 1963 में, और वो वाकया यह है कि देश के राष्ट्रपति जब राजेंद्र प्रसाद थे तो बनारस में गए और ब्राह्मणों का पैर धुलते हैं। डॉक्टर लोहिया जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखते हैं कि यह आपके राज में ठीक नहीं हो रहा। देश का संवैधानिक सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति इस देश में ब्राह्मणवाद को जी रहा है कि आप किसी को मान रहे हो कि श्रेष्ठ है, उसका पैर भी धो करके पीना चाहिए। तो नेहरू जी ने इसकी मजम्मत की, उसके खिलाफत की, चिट्ठी लिखा। 2 प्रकरण आए थे, एक तो बनारस में पैर धुलने वाला, और दूसरा प्रकरण आपको याद होगा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार फिर से कराया गया था और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को बुलाया गया था। नेहरू नहीं गए दोनों जगह कि मैं एक चुने हुई जनता का प्रतिनिधि हूं, मैं एक धर्म के कार्यक्रम में नहीं जा सकता। और आज एक धर्म का कार्यक्रम करके पुजारी का भेष धर के प्रधानमंत्री ऐलान करता है कि इस देश के बाकी धर्म के मानने वाले लोगों, तुम 2ym दर्जे के नागरिक हो। यह संविधान पर हमला है कि नहीं है? आप अगर समझ पा रहे हो तो समझिएगा कि इस देश में कितना बड़ा खतरा है। इस देश का प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक 26 साल के बच्चे को बाबा बना करके प्रोजेक्ट कर रहा है जो पर्ची बनाता है।
भारत के संविधान में आर्टिकल 51A में लिखा गया है कि हम भारत के नागरिकों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे, वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे। भारत का संविधान हर व्यक्ति को शिक्षा की बात करता है, भारत का संविधान हर व्यक्ति को समानता और न्याय की बात करता है और वैज्ञानिक चेतना की बात करता है। अमेरिका टेस्ला कंपनी में बिना ड्राइवर के गाड़ी बना रहा है, जापान अपने हर क्लासरूम को डिजिटल डिवाइस से लैस कर रहा है, चीन डीप सीक बना रहा है और भारत में एक पंडा टेलीविजन चैनल पर बैठ करके मंत्र फूंक करके नारियल को हवा में उड़ा रहा है। बताइए, आपने देखा है कि नहीं देखा है? तो ये किसके सपनों का भारत बन रहा है? क्या ये समाजवादियों के सपनों का भारत बन रहा है? क्या समाजवादियों के सपनों के भारत में वक्त कम है, बहुत वक्त लग जाएगा। ये बड़े विचारक क्या लिख कर गए हैं, मैं लेख का नाम बता रहा हूं। सांप्रदायिकता के खतरे, भगत सिंह से लेकर के लोहिया से लेकर के किशन पटनायक तक सब बता गए कि सांप्रदायिकता आग की तरह इस देश को जला देगी। और आज कोई अपने स्लोगन लिख दे, इस देश में खुलेआम नारा एक धर्म का लगाया जा रहा है और कोई आई लव अपने मोहम्मद कर दे तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो मेरा राज्य है, जहां राम राज्य आया है, अपनी जाति के लोगों को नौकरी दे रहा है, उन्हीं को सारा वैकेंसी भर दिया। और रिजर्वेशन 2 जगह था, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है रिजर्वेशन, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में सारा रिजर्वेशन खत्म। उड़ीसा के लोगों बताओ आपके यहां रिजर्वेशन कितना है? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों जरा खोज के देखना, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में आप कितने % हैं, और वो सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी प्राइवेट हाथों में बेच दी गई। तो बिना निजीकरण को खतरा माने बहुजन आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? बिना आर्थिक गैर बराबरी की लड़ाई को लड़ने के लिए बहुजन आंदोलन अगर आज समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़ेगा नहीं, एक बड़ी एका किसान आंदोलन और युवाओं के आंदोलन के साथ बनेगी नहीं, तो किशन पटनायक जो कह के गए कि भारत शूद्रों का होगा, वो कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि बनता तब जब देश का संविधान महफूज रहता। आज संविधान कितना महफूज है, यह बात मैं कहना चाहता हूं यहां से। संविधान को भीतर से खोखला कर दिया गया है और यही मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। संविधान कहता है कि सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 340 ओबीसी को रिजर्वेशन। उड़ीसा में कितने % ओबीसी को रिजर्वेशन है? 11% है और कम है ही नहीं। जब कोई सरकारी नौकरी नहीं आ रही है तो रिजर्वेशन लेंगे कहां आप? हमारे यहां कहावत है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने सारी चीज प्राइवेट हाथों में बेच दिया। तो जब रिजर्वेशन नहीं है तो बताओ SC ST OBC को भारत के संविधान से क्या हक मिला? फिर आप कहोगे कि वोट डालने का अधिकार। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। और वोट डालने के लिए हम जाति, धर्म, मजहब, गरीबी, अमीरी सारी बाधाओं को तोड़ देते हैं। गांव का नागरिक भी सोचता था कि हमारे वोट से सरकार बनती है, और आज पता चल रहा है कि गली गली में शोर है, जिले इलाही वोट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग गली गली में कह रहे हैं। आप कल्पना करिए कि जिस देश में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर इस देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल फ्रंट साफ आरोप लगाए, और भैया समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं उत्तर प्रदेश से। मैं आया हूं उत्तर प्रदेश से, यहां उड़ीसा में भी हैं। उत्तर प्रदेश में एक चुनाव था सर, संविधान कहां है आप जरा सोच के देखना। मुगालते में मत रहना पढ़े लिखे लोगों को, इस देश का संविधान बचा है। मैं एक कड़वी बात कह के जा रहा हूं कि इस देश के संविधान को कुछ घुन लग गए थे जिसने अंदर से उसे खोखला कर दिया है। बाहर से केवल लिबास बचा है साहब, हम बोल ले रहे हैं, हमारा कार्यक्रम हो जा रहा है, इतना ही संविधान है। अंदर से क्या है? ईडी सीबीआई का पिछले 8 साल का रिकॉर्ड यह है कि 92% केसेस केवल अपोजिशन के खिलाफ लगाए गए, 92%। और उसमें भी सारे पॉलिटिकल केस थे। जो बोलेगा उसके घर ईडी सीबीआई भेज दोगे, और जिसको कहोगे कि महाराष्ट्र में जेल में चेकिंग पीसिंग इतना भ्रष्टाचारी है, आधी रात को शपथ लेने के लिए उसको डिप्टी सीएम बना लोगे और अपनी वॉशिंग मशीन में उसको डाल करके पवित्र बना लोगे। एक कहानी सुनाऊं छोटी सी, देखिए मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, 2-4 मिनट और ले लेता हूं। एक बार एक आदमी बहुत शाकाहारी था, नॉनवेज नहीं खाता था। हालांकि आजकल उड़ीसा में खड़े होकर यह बात कैसे कहूं, जहां सबसे ज्यादा लोग अभी लिंगराज जी बता रहे थे, हम जब अमिया भाव के साथ उधर गए तो वहां देखे कि समुद्र तटीय इलाकों का खाना ही वही है। और वहां उत्तर भारत वाले ये समझते हैं कि शाकाहारी होना ही हिंदू होना और देशभक्त होना है। उनकी अपनी पार्टी में यह डिस्कोर्स चला जाता है। तो एक बार एक आदमी था और वो आदमी शाकाहारी था। ऊपर वाले फ्लैट पर
रहता था, नीचे वाले फ्लैट को किराए पर देना था। एक आदमी को किराए पर दे दिया और शर्त रखा था कि तुम नॉनवेज नहीं खाओगे। कुछ दिन रहा, उससे रहा नहीं गया, नीचे वाले ने एक दिन बनाना शुरू किया, तो उसका जो मसाला था, आप समझ रहे ना, हिंदी समझ रहे ना, उसका जब मसाला ऊपर गया तो ऊपर वाले को लगा कि यार ये तो नॉनवेज बना रहा है। दौड़ के आया तो देखा कि वो फ्राई कर रहा था, डीप फ्राई, मसाला भुना जा रहा था। अरे वो कहा ये तो भ्रष्ट कर दिया, तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया, मैंने बोला था ये मत करना, और देखो क्या होगा। मोहल्ला पूरा जुट गया और उस आदमी से कहा अब क्या होगा, तो कहा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो मुसलमान है। तो उसने कहा कि अच्छा एक तरीका है, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना। उसने एक जल लिया, कौन सा जल लिया आप समझ जाएंगे, बहुत नाम नहीं लूंगा, समझदार को इशारा काफी, और जल छिड़कते हुए बोला कि जा, तू पैदा तो मुसलमान हुआ था लेकिन आज से हिंदू हो गया, अब तू खा कोई बात नहीं, लेकिन नॉनवेज नहीं बनेगा, शुद्ध कर दिया मैंने। अगले दिन फिर वही मसाले की स्मेल आई, मकान मालिक दौड़ के किचन में पहुंचा तो पता चला कि वैसे ही एक जल लेकर के वो किचन में बोल रहा है कि जा, तू पैदा तो चिकन हुआ था लेकिन आज से आलू हुआ। ये इस देश में हो रहा है साहब, ये मजाक की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। ये पाखंडियों को टीवी पर कौन बैठा रहा है? आप चाहते होंगे हम लोग पढ़ लिख करके यहां तक पहुंचे, किताब की बात कर रहे हैं, और आपके देश को पूरा अंधविश्वास में झोंका जा रहा है। मजहब के नाम पर बाहर जाकर डिबेट कर लीजिए, तलवारें खिंच जाएंगी, और कोई अब सुनने को तैयार नहीं है। और ऐसा अंधविश्वास का माहौल, फिर संविधान बचा कहां है? संविधान कहता है कि वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे, और यहीं छत्तीसगढ़ में एक बाबा घूमता है, कहता है एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। वो क्या कर रहा है? वो आप सोचिए ना, ये क्या आप एजुकेशन में मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में साहब, मैं तो प्रोफेसर था, प्रोफेसर की डायरी मन करे तो पढ़िएगा, मैं 14 साल रहा और मैंने देखा, एक फैक्ट और बताऊं, आज किशन जी होते तो क्या देखकर इस भारत को सोचते। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक डिग्री कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज, नाम लेके बोल रहा हूं। लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल अपने क्लासरूम में गाय का गोबर लीप रही थी और कह रही थी कि जब एयर कंडीशन नहीं होगा तो गाय के गोबर से हमें कंडीशनिंग मिलेगी, हमारा रूम ठंडा हो जाएगा। गूगल करके अभी पढ़िएगा। क्या ये भारत के संविधान की दिशा में हम जा रहे हैं? आपने पूरे देश को कम्युनल बना दिया। हिंदुओं उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा करेंगे तो आपको हेलीकॉप्टर से सरकार फूल बरसाएगी, और शिक्षा मांगने के लिए एक आंदोलन कर दीजिए, पुलिस लाठी बरसाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश में 8 साल से टीचर भर्ती नहीं आई, 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो गई। नौजवान बेरोजगार उत्तराखंड में आंदोलन कर रहे हैं कि 15 घंटे हम लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं और तुम 15-15 लाख में पूरा पेपर बेच दे रहे हो। उड़ीसा में आप लोग को क्या यहां पर पेपर बिकता है कि नहीं बिकता है? वैकेंसी आ रही है, आपके बच्चों को नौकरी मिल रही है। फिर संविधान कहां बचा है? संविधान इस देश को एक वैज्ञानिक चेतना वाला देश बनाना चाहता है, और इस देश के कुछ लोग जो आरएसएस के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उनसे इस देश के संविधान को खतरा है। मैंने लगभग अपना 1 घंटा पूरा कर लिया है। मैं आखिरी में कुछ बातें निचोड़ के रूप में आपसे कह के जा रहा हूं। किशन जी या उस पीढ़ी के समाजवादी, मैं एक और निवेदन करूं, नौजवान यहां कम संख्या में है, लेकिन जितने नौजवान आए हैं मैं उनको संबोधित कर रहा हूं। मैंने जब पढ़ा किशन जी को, मेरे लिए भी आसान विकल्प है किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ करके कहीं पहुंच जाना, लेकिन मैं जब किशन जी के बारे में देख रहा था तो पता चला कि किशन जी को ऑफर किया गया था कि केवल आप सिंबल ले लीजिए, आप सदन पहुंच जाएंगे, आप राज्यपाल बन जाइए। किशन जी ने कहा कि यह पद मायने नहीं रखते, काम मायने रखता है। समाजवादियों की एक संस्था है जिसने 100 साल पूरे होने के बाद बंबई में एक कार्यक्रम मुंबई में किया था, तो किशन जी की साथी रही वाणी जी उस कार्यक्रम में आई थी, भुवनेश्वर में वो रहती हैं। उनसे रास्ते भर में जब कार्यक्रम में जा रहा था तो यही पूछता रहा कि आपकी अपनी सबसे खूबसूरत याद किशन जी को लेकर क्या है। मैं एक निवेदन और करूंगा, जितने भी उनके साथ के लोग हैं, उन लोगों के पास जितनी यादें हैं किशन जी से जुड़ी, उसको लिखिएगा कहीं। जिन लोगों ने लिखा है मैं उनको बधाई देता हूं। हमारे एक समाजवादी चिंतक हैं अरविंद मोहन, उन्होंने बहुत सारी ये किताब भी उन्होंने संपादित की, और अरविंद मोहन जी से मैं मिला और मैंने बाकायदे ये निवेदन किया था कि सर, उस पीढ़ी के विचार नई पीढ़ी में नहीं जा पा रहे हैं। मैं कोशिश करना चाहता हूं कि किशन जी के विचार नई पीढ़ी में पहुंचे, वरना 6 साल सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए आंदोलन करेंगे
और 6 मिनट में किसी से आग लगवा दी जाएगी और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया जाएगा। मैं यहां से उस बात की निंदा करता हूं। उत्तराखंड में आंदोलन हो रहा है पेपर लीक के खिलाफ, मणिपुर जल रहा है मजहबी और इस तरह के फसाद के सामने, दक्षिण भारत में अलग तनाव है। आप पूरे देश को कहां ले जाना चाहते हैं? जिस समय इस देश में शिक्षा, रोजगार पर बात होनी चाहिए, समाजवादी मूल्यों पर बात होनी चाहिए, और उस समय यह देश सांप्रदायिकता की आग में जलाया जा रहा है। मैं ये बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि किशन जी कह गए कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया। मैं भी निराश नहीं हूं। हमारे पुरखे, वैचारिक पुरखे जिस विकल्प की बात करते थे वो विचारधारा है। बहुजन समाज से आए मेरे लोगों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समाज से आए लोगों, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकजुटता बनाने का वक्त है। यानी 10 में 5 बातें अगर किसी से मेल नहीं खाती हैं, लेकिन 10 में 5 जगह अगर हम एकजुट हैं कि देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, और संविधान से चलेगा तो सेकुलर होगा, सोशलिस्ट होगा और सबको बराबरी का हक दिलाएगा, हम सब बराबरी से रहेंगे। जाति जनगणना जैसा मुद्दा हमारा मुद्दा होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन मैं इस नारे में एक और चीज जोड़ के जा रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। जिसकी आबादी ज्यादा है उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। यह भारत ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है। पता नहीं ये बात से आप सहमत होंगे कि नहीं होंगे। मुझे यह लगता है शिक्षा को बर्बाद करना, मेरी किताब लगातार ये चिंता करती है। साहब, उड़ीसा के घने जंगलों में जो गांव हैं जाकर देखिएगा, वहां तो स्कूल भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई की बात ही नहीं कोई करने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं एक ऐसा भारत बने जो शूद्रों का भारत हो। तो शूद्रों के भारत में जाति देख करके शूद्र नहीं, जमात देख करके शूद्र कहेंगे हम कि जितने भी शोषित, वंचित, किसान, कमेरा जातियां हैं वो सब शूद्र हैं। और उनके भारत में शिक्षा होगी, रोजगार होगा, सम्मान होगा और सब बराबर कम मिलकर के बैठेंगे। कोई मध्य प्रदेश के आदिवासी पर कोई अहंकार जाति में किसी के ऊपर पेशाब नहीं करेगा। किसी की दाढ़ी टोपी देख करके लिंचिंग नहीं होगी। तो किसी गरीब कमजोर की जमीन बिना उसकी मर्जी से छीनी नहीं जाएगी। एक ऐसा भारत बनाने के लिए न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकजुटता का वक्त है। तमाम कम्युनिस्ट लोग, सोशलिस्ट लोग और अंबेडकराइट लोग, हम सबको एक होने की जरूरत है। और एक करने की किताब का नाम है भारत का संविधान। उस संविधान की किताब से और दूसरा कोई रास्ता एक होने का नहीं है। और शिक्षा, क्योंकि मैं शिक्षा से ही, कलम किताब से यहां पहुंचा हूं। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। न कोई साथी और न हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। इसलिए हम कलम बचाएंगे। हम हर हाथ में कलम देखना चाहते हैं। प्रोफेसर की डायरी मैंने कोशिश की थी कि कलम और किताब, इसका पहला वाक्य जब आप पढ़ेंगे तो मैं यही लिखा हूं, कलम और किताब बचेगा तो हम पढ़ लेंगे। और पढ़ा हुआ व्यक्ति विचार खोजेगा। विचारवान व्यक्ति मूर्ख नहीं बनेगा। विचारवान व्यक्ति को अंधविश्वासी नहीं बनाया जा सकता। विचारवान व्यक्ति को दंगाई नहीं बनाया जा सकता। विचारवान व्यक्ति को और नेताओं की रैली में शामिल करके उसको अपने मूल मकसद से भटकाया नहीं जा सकता। इसलिए केंद्र में विचार हो। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं किशन पटनायक समता ट्रस्ट के आदरणीय अध्यक्ष जी, संयोजक जी और इस कार्यक्रम के संयोजक तमाम लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे लिए अब तक की जिंदगी का सबसे बड़ा आयोजन मैं इसे मानता हूं जब मैं अपने वैचारिक पुरखे के इस स्मृति व्याख्यान में शामिल हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे बातों से आपका ज्ञानवर्धन कितना हुआ, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि केवल एक हौसला और हिम्मत आपसे लेकर जा रहा हूं। वक्त बहुत विपरीत है। जिन धाराओं में आतंकियों और चोरों को जेल में होना चाहिए, उन्हीं धाराओं में इस देश के लड़ने और बोलने वाले जेल में डाले जा रहे हैं।
बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपकी मेरी जान, मैं तो कहता हूं मेरे पास हर महीने कितने फोन ऐसे आते हैं जिसमें साफ कहा जाता है कहीं मिलोगे तो निपटा देंगे। मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया बिना डरे भाजपा और आरएसएस के सपनों के भारत के खिलाफ अंबेडकर, फूले, लोहिया और कांशीराम से लेकर के किशन पटनायक के उस समाजवाद और सामाजिक न्याय के भारत की हिफाजत करने की बात कर रहा हूं। इस बात को करने में आज जोखिम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जोखिम हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। अगर हमारी पीढ़ी के पिछले लोग जोखिम ना उठाते तो हम यहां नहीं पहुंच पाते, हम भटक चुके होते। मेरे पिताजी अगर मेरे घर में किशन जी को नहीं लाए होते तो मैं जान ही नहीं पाता कि किशन पटनायक कौन है। और आज इस देश के सिलेबस में हर एक जगह पर मेरा बस चलेगा कभी तो मैं ये गुजारिश करके जा रहा हूं कि दो काम जरूर हो अगर मौका मिले समाजवादियों को। तो पहला कि किशन पटनायक जी के बारे में इस देश के प्राइमरी एजुकेशन के सिलेबस में पढ़ाया जाए, और दूसरा किशन जी के नाम पर फेलोशिप दी जाए ताकि हायर एजुकेशन में बच्चे आगे पढ़ें और समाजवादी विचार को पढ़ें और जिएं। इसलिए पिछली पीढ़ी संघर्ष करती है तब इस पीढ़ी को थोड़ा सा मौका मिला, लेकिन हम अगर संघर्ष नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। अगर यह संविधान हम नहीं बचा पाए, अगर यह देश हिंदू राष्ट्र बन गया, अगर यह देश अंधविश्वासियों और पाखंडियों के हाथ चला गया, अगर यह देश चंद पूंजीपतियों के हाथों गुलाम बन गया, तो फिर अगली बार कुछ दिन बाद किशन पटनायक को याद करने के लिए इस कार्यक्रम की परमिशन ही नहीं मिलेगी कि आप इस कार्यक्रम को कर पाए। इसलिए एक बड़ी लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई हमेशा न्यूनतम सहमति पर बड़ी एका बनाने की है। जब किसान आंदोलन चले तो हम सड़कों पर थे ये कहने कि छात्रों को किसानों का साथ देना चाहिए। जब दलित लड़ रहे हो तो ओबीसी समाज के लोगों, दलितों का साथ देना। जब आदिवासी कहीं जल जंगल जमीन बचाने लड़े तो एससी, एसटी, ओबीसी और किसानों, आप आदिवासियों के साथ खड़े होना। और जब इस देश के संविधान बचाने की लड़ाई आए तो हम सब बाहों में बाहें डालकर, अपनी असहमति को भुलाकर, अपनी नाक को छोटी करके, दिल को बड़ा करके एक बड़ी एका बनाएं, ताकि किशन पटनायक के सपनों के भारत को बना सकें, लोहिया और अंबेडकर के सपनों के भारत को बना सकें। अगर हम ये ना बना पाए तो आने वाली पीढ़ियों की नजर में हम दोषी होंगे। वो पीढ़ियां पूछेंगी तो मैं कम से कम गर्व से कहूंगा कि शिक्षा बचाने की बात अपनी किताब में लिख गया था, नौकरी बचाने की बजाय संविधान बचाने को मैंने चुना था, और नौकरी कुर्बान करके, जान जोखिम में लेकर पूरे भारत में घूमते हुए दंगाइयों और सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ खड़ा था, और बाबा साहब के संविधान की हिफाजत के लिए हर एक लोगों को जागरूक करने और जोड़ने की अपील कर रहा था। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं आपसे मिले सम्मान को, इस सभागार से मिले हौसले को वापस लेकर लौटूंगा तो और हिम्मत से लौटूंगा, ताकि अपने उन पुरखों के विचारों का भारत बना सकूं। पूरे आयोजन ट्रस्ट का मैं आभारी हूं कि आपने इतना बड़ा मौका मेरे लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।